स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबरों की दुनिया से जुड़े जो मेहनतकश पत्रकार हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा आज के दिन की। और आप तमाम लोग मेरी इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि पहले से ही कितना ही प्लान बनाकर रख लीजिए, सियासत या खबरें आपको आपके प्लान पर टिके नहीं रहने देंगी। आज की हमारी जो कुछ भी प्लानिंग थी वो सब एक लेटर के आने के बाद ध्वस्त होती चली गई, जो कांग्रेस की ओर से जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किन प्रत्याशियों को उतार रही है। राहुल गांधी का नाम अपेक्षित था, अपेक्षित तो प्रियंका गांधी का भी था, लेकिन राहुल गांधी का नाम आया, वो भी लेकिन अमेठी सीट से नहीं, रायबरेली सीट से। अमेठी से केएल शर्मा, जो कि एक तरह से आप उन्हें गांधी परिवार का हिस्सा ही कह सकते हैं। लोगों के बीच में उनकी छवि गांधी के सगे की ज्यादा है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि बीते कुछ दिनों से लगातार कयासों पर बातचीत हुई, अब जब ठोस चीज़ें सामने आ गई हैं तो वो क्या इशारा कर रही हैं, उनके पीछे क्या है, उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास मानिए, आज नॉमिनेशन का अध्याय खत्म हुआ है, कथा 4 जून को भी खत्म नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। राहुल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, सबसे पहले तो बधाइयाँ भाई आज की। आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं आज के दिन की। और आपके परिवार को पूरी शुभेच्छाएं। ये मैंने क्यों कहा, उसके लिए आपको राहुल से दोस्ती करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा। बहरहाल राहुल, प्रियंका नहीं लड़ रही, राहुल रायबरेली क्यों गए? अब ये 2 सवाल हो गए। पहली चीज तो सही साफ है कि इसे लेकर के बीजेपी ने सवाल पूछने शुरू कर दिए और वहीं से आपका जवाब मिलना शुरू होता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही ये घटनाक्रम होगा उसके बाद में बीजेपी इसे बहुत तरीके के साथ में लपकने वाली है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि भाग क्यों रहे हो। अब अमेठी से राहुल गांधी अपने आप को क्या कंफर्टेबल नहीं पा रहे थे, और अगर नहीं पा रहे थे तो एक बड़े नेता होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि उनको उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए था और अमेठी सीट निकाल करके कांग्रेस को देनी चाहिए। चलो, हुआ नहीं, रायबरेली गए जहां वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। मुझे लग रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, रायबरेली या वायनाड, जब भी अगर वो दोनों ही सीटों से जीत जाते हैं, इफ ऐसा होता है, तो किसी एक सीट को उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो संसद में जाते हैं तो दोनों से जा नहीं सकते। उस सीट पर प्रियंका गांधी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको सही लग रहा है, और उसके संकेत कांग्रेस ने भी दिए हैं, जिस पर मैं आगे आऊंगा और मैं बताऊंगा भी किस तरह से ये संकेत मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो कथा है, वो 4 जून को ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अब हमें प्रोज देखने चाहिए और कॉन्स भी ढूंढने चाहिए। राहुल रायबरेली से चुनाव लड़े, आपको याद होगा 7-8 दिन पहले इस तरह की चर्चाएं थी, हमने बात भी की थी। कांग्रेस इसे मां की विरासत को संभालने के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है कि वहां ज्यादा जरूरत थी। रही बात केएल शर्मा की, वो अमेठी भी संभाल चुके हैं, रायबरेली भी संभाल चुके हैं, उन्हें किसी भी तरफ शिफ्ट किया जा सकता था। पब्लिक के बीच में वो राहुल प्रतिनिधि या सोनिया प्रतिनिधि के तौर पर ही जाने जाते हैं दोनों ही इलाकों में। सवाल सिर्फ ये था कि राहुल गांधी यहां से शिफ्ट करते हैं या नहीं, है ना? राहुल गांधी को ठीक वैसे ही बचाने की, अब कहना चाहिए कि उनको कॉर्डन करने की कोशिश हुई है, जैसे कि किसी राजा को होती है चेस में। राहुल गांधी को बिल्कुल भी अप्रिय स्थिति में नहीं डालने की कोशिश की कांग्रेस ने। अमेठी पे राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों ही राहुल गांधी को कंफर्टेबल नहीं मान रहे थे। वहाँ स्मृति ईरानी पहले से थी, और जैसे ही राहुल गांधी का अनाउंसमेंट होता है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, स्मृति ईरानी उसी समय मुखर हो जाती हैं। 2 बार एक ही सीट से चुनाव हारने की तोहमत, या कहना चाहिए पॉलिटिकल एक प्रेशर बन जाता है राहुल गांधी पे। अगर वो दो बार अमेठी से चुनाव हार जाते, फिर उसके बाद में फिर बड़ी मुश्किल हो जाती। राहुल गांधी ने सेफर साइड चुनी, सेफर साइड इज राइट वर्ड, और कांग्रेस ने भी सेफर साइड चुनने की कोशिश की। अब उसको प्रोजेक्ट आप किसी भी तरीके से कर दो, कैसे भी ढाल के कर दो। अगर वो रायबरेली की जगह अमेठी चुनते तो कांग्रेस ये पैकेजिंग करती इसकी कि देखिए, राहुल गांधी ने चुनौतीपूर्ण सीट स्वीकार की है और इस बार वो स्मृति ईरानी से सीधे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके उलट उन्होंने मां की विरासत को संभालना बेहतर समझा, इस पैकेजिंग को और इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ में जाना बेहतर समझा। हाँ, लेकिन एक दर्शक के तौर पर मुझे क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज़ बड़ी पसंद आती है, जिसको अब मैं मिस करूंगा। क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज़ नहीं हो रही है, न ही प्रियंका के रूप में और न ही राहुल के रूप में। लेकिन माना यह जा रहा है कि 1-2 नहीं, 10 के आसपास, कुछ जगहों पर तो 16 भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे करवाए राहुल को लेकर कि अमेठी उतारें या रायबरेली उतारें,
और उसके हिसाब से निर्णय लिया गया है, एक ही सर्वे पर नहीं टिका गया, उसके हिसाब से निर्णय लिया गया है। तो उसमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि क्या आप ही के इंटरनल सर्वे में अमेठी में इफ एंड बट की गुंजाइश बन रही थी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी ने सबसे पहले कह दिया कि भैया तुम्हारा निर्णय तो हो नहीं रहा, हमारा अमेठी से प्रत्याशी ये था, रायबरेली से भी हम दे देते हैं, अब तो बता दो। क्या सेफर साइड कांग्रेस ने इस बात का भी इंतजार किया कि बीजेपी क्या वहां से करने वाली है? निश्चित तौर पर ये रणनीति रहती है कि पहले देखा जाता है कि इस बार अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस ने फूंक फूंक कर कदम रखा और बीजेपी की लिस्ट आने के बाद भी कांग्रेस ने प्रत्याशी डिक्लेयर किए। ये राजस्थान में देखने को मिला। तो ये पूरी रणनीति देश भर में कांग्रेस की रही, खासतौर पर इस बार टिकट सबसे पहले बीजेपी ने जारी किया। उसका पीछे एक कारण भी था कि बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी चुनाव में, लेकिन ये काफ़ी एक टॉस वाली बात होती है कि कौन टॉस जीतता और फिर कैसे डिसीजंस होते हैं। अमेठी की बात का जो जिक्र किया जा रहा है, स्मृति ईरानी की है। ये जब राहुल गांधी ने आज उनको रायबरेली से कैंडिडेट बनाया गया है, तो ये तय है कि ये पहली जीत मनोबल के तौर पर देखा जाए तो स्मृति ईरानी की है, क्योंकि किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ेगा, किस तरीके से वो चुनाव में जाएंगे। कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी 2019 में और उनको चुनाव हराया अमेठी से, गांधी परिवार की ये पुरानी परंपरा के लगातार पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो ये सीट रही है रायबरेली और अमेठी, लगातार गांधी परिवार के लोग यहाँ पर चुनाव जीतते रहे। स्मृति ईरानी आक्रामक होकर जिस तरीके की राजनीति करती रही, 2014 में वो मंत्री बनी और 2019 में राहुल गांधी के सामने उन्हें हुंकार भरी और राहुल गांधी को चुनाव हराया, कांग्रेस के प्रेसिडेंट को, और बड़ी उभर कर सामने आई बड़े नेता के तौर पर। लेकिन अब राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ा, रायबरेली को चुना, तो ये बीजेपी के तौर पर, बीजेपी को कहीं ना कहीं एक फ़ायदा है चुनावी प्रचार के तौर पर देखा जाए तो। बीजेपी इस बात को भुनाएगी कि आखिर राहुल गांधी डर क्यों गए, राहुल गांधी पार्टी के, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, अमेठी से क्यों डरे, अमेठी से वो चुनाव क्यों नहीं लड़े। तो बैकफुट पर कांग्रेस है और बीजेपी को कहीं ना कहीं इस पूरे इस घटनाक्रम में सीधे तौर पर, पहले तौर पर फ़ायदा है कि एक चुनावी मुद्दा बीजेपी को मिल गया, ताकि वो अगले पूरे चुनाव में उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। रायबरेली में भी आसान नहीं होंगी राहें। जो एक परिवार था, विधायक वहाँ से बीजेपी में शामिल हो गई है, वो उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो एक पुराने नेता थे कांग्रेस, उनकी बेटी थी, वो विधायक बनी और फिर बीजेपी से इस बार विधायक है। वो लगातार हमलावर है गांधी परिवार पर। एक बड़ी चुनौती रायबरेली में भी उनके सामने रहने वाली है, किस तरीके से बुनाएंगे। हालांकि जो आपने जिक्र किया सर्वे का, ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी हो गया है। तमाम तरीके के अलग अलग तरीके से सर्वे करवाए जाते हैं। लेकिन बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी भी रही। ये बात सिर्फ सर्वे की नहीं है, दिनेश कसाना भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये बात सिर्फ सर्वे की नहीं है, जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई गई, आप समझिए इस बात को। सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा के रण में उतरने की सोची थी, उस वक्त एक लेटर लिखा था रायबरेली की जनता के नाम, जिसे नॉमिनेशन के लगभग 24 से 36 घंटे पहले से इलाके में वायरल किया जाने लगा था दोबारा से उठाकर। ये था स्ट्रेटजी का स्टेप नंबर 1। और इंटरनल सर्वे साथ ही साथ चल भी रहा था। फाइनल मोमेंट पर आकर बात तो ये थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि अखिलेश यादव ने ये शर्त रखी थी कि राहुल या प्रियंका में से एटलीस्ट एक को अगर आप यहां से उतारने वाले हैं तो हम गठबंधन पर आगे बढ़े। शायद सपा राहुल या प्रियंका के थ्रू किसी समीकरण को समझ रही होगी या उन्होंने कुछ फॉर्मूला खोजा होगा जिसके हिसाब से उसमें वो फिट बैठ रहे होंगे। तो ये शर्त अखिलेश यादव ने रखी थी, उसे भी पूरा करना जरूरी था। सवाल सिर्फ इतना था कि कहां से उतारे, और राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा गया। लेकिन अब सवाल ये भी है, जो कुछ लोग कहते हैं कि अगर गांधी परिवार का कोई चेहरा कहीं से हारता है तो वो सीट को हमेशा के लिए छोड़ देता है। तो क्या अमेठी कांग्रेस ने हमेशा के लिए छोड़ दी है? मतलब गांधी परिवार के सेंस में बोल रहा हूँ। गांधी परिवार के सेंस में तो बिल्कुल ठीक है। अमेठी तो उसी दिन छूट गई जिस दिन राहुल गांधी चुनाव हारे थे, और उनका एक तरह से कहें मोहभंग हो गया अमेठी से। और जिस तरह का दाव अब खेला है गांधी परिवार ने कि रायबरेली सीट जो परंपरागत सीट है, तो चैलेंज हालांकि है, लेकिन राहुल गांधी, चूँकि राहुल गांधी की इमेज ऐसी है कि वो डरते नहीं है किसी भी चीज़ से, और उनकी आइडेंटिटी इस तरह की है। साउथ से जहाँ से चुनाव लड़ रहे, वायनाड से, वहाँ पर इलेक्शन खत्म हो गए और अब नहीं, डरते नहीं है। मतलब अब अगर अमेठी के सेंस में कहूँ तो प्रोजेक्ट तो यही किया जा रहा है ना कि अमेठी में वो डर गए। दोनों चीज़ें हैं, कहीं से भी लड़े, दोनों परंपरागत सीटें, अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें परंपरागत है गांधी परिवार की। लेकिन ज़रूरी ये था कि पिछले चुनाव जो सोनिया गांधी जीती थी रायबरेली से, और इस बार राज्यसभा चली गई हैं, तो रायबरेली को संभालना बहुत ज़रूरी था। और कहा यह जा रहा है कि रायबरेली
एक समय बाद प्रियंका गांधी उस क्षेत्र को संभालेगी, प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ेगी। ऐसे में वहाँ गांधी परिवार को लिए ये कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी था और राहुल गांधी को इसी फार्मूले के तहत वहाँ पर चुनाव लड़वाया गया है। मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा, ये एक पॉलिटिकली एक रणनीति के तौर पर भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि दोनों सीटें गांधी परिवार की रहे। जब पार्टी है और पार्टी को पूरे देश भर में मजबूत करना है, तो एक परिवार का सिर्फ 2 सीटों पर फोकस करना इस दौर में, इस समय में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात सही है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी साउथ में बढ़ी है और साउथ में जिस तरीके से राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं, आने वाले समय में उत्तर भारत में प्रियंका गांधी पूरी पॉलिटिक्स करेगी। अगर राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं तो मैं ये मानकर चलता हूं कि लेकिन गांधी परिवार के यूपी से हट जाने का एक इनडायरेक्ट नुकसान कांग्रेस को ये होता कि जहां पर आपको दोबारा जड़ें मजबूत करनी है और अगर दिल्ली का रास्ता देखना है तो वो यूपी से होकर जाता है और यूपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको दोबारा उठ खड़े होने का मौका देता है और नेशन वाइड छाने का मौका देता है। तो यूपी में एक तरह से डिबैकल नहीं किया, हाँ ये ज़रूर है कि सवालों के घेरे में आ गए। नुकसान हो गया स्वप्निल। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो आपने बहुत बड़ा मौका दिया बीजेपी को ये कहने का कि आप लोग रणछोड़ हों, आप बीच में मैदान छोड़ करके भागने वाले हैं और आप अगर चुनाव लड़ भी रहे हैं तो चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा थी नहीं, ये इसलिए प्रोजेक्ट। लेकिन कांग्रेस ने क्रॉस चैलेंज दिया है, मैं बताता हूँ क्या उससे पहले ठीक आप अपनी है, बात ये उनका ये कहना है कि साहब आप अगर यहाँ रायबरेली से चुनाव लड़ भी रहे हैं तो रायबरेली से खुद के मन से लड़ना नहीं चाहते थे आप, आपको कोई दूसरा अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहा था। ये कांग्रेस के साथ पूरे चुनाव में हुआ है। देखिए बाप जैसी पार्टी भी कांग्रेस को अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रही थी और कांग्रेस को अपने घुटने टेकने पड़े। अब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश के कहने पर या समाजवादी पार्टी के कहने पर उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि कम से कम 2 में से 1 तो लड़े। अब वो लड़े तो लड़े कौन? पिछली बार के चुनाव के अगर आप नतीजे देखते हैं तो सोनिया गांधी लगभग 1.5 लाख 1.25 लाख वोटों से जीती थी रायबरेली से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मुझे सही याद है। राहुल गांधी जिस अंतर से, जिन मतों के अंतर से हारे थे अमेठी में, वो अंतर मेरे ख्याल से 80-85 हज़ार के बीच का था। अगर कोई लड़ता हुआ दिख भी रहा है तो वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो रहना चाहता है फोकस में, वो इसलिए कि उसको रहना पड़ रहा है क्योंकि उनके सहयोगी दल चाहते हैं कि आप एक पे तो कम से कम चुनाव लड़ो। और ये आप केवल दक्षिण का रुख करके नहीं, तो 2 सेकंड, क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या इसको इस रूप में लिया जाए कि राहुल गांधी भी दरअसल वायनाड से इतर कहीं से भी लड़ने को अनिच्छुक थे? देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे भी आपने कहा कि क्या साउथ के लिए कांग्रेस के पास खोने को भी कुछ है नहीं। आप यूपी से सत्ता का रास्ता जाता है दिल्ली का, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो? एक समय था कि 80 सीटों पर आप चुनाव लड़ते थे और सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आती थी। वो यूपी तो बहुत पहले ही आपके हाथ से निकल चुका था। अभी कैसे भी करके महागठबंधन, पूरा जो महागठबंधन बना, इंडिया गठबंधन जिसको कहा जा रहा है, इसका मिशन है मोदी को रोका जाए, कैसे भी करके बीजेपी को रोका जाए, बीजेपी के इस विजयी रथ को रोका जाए। कि यूपी में अगर आपको अपने आप को मजबूत करना है तो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर मजबूत करने की ज़रूरत होती है और यूपी में मैक्सिमम सीटें जीतने का फायदा नेशन वाइड फाइनल डे जब रिजल्ट का होता है वो उस पर आता है। लेकिन प्रियंका गांधी ने ग्राउंड वर्क करके दे दिया है, अब उसे आगे बढ़ाना है और उस चीज़ को बढ़ाने के लिए किसी एक गांधी परिवार के सदस्य का एक्टिवली वहां पर होना जरूरी था। मैं ये कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल, आप ये कह रहे थे कि क्या वो कहीं और भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, केवल वो चाहते थे वायनाड से ही चुनाव लड़ें और वो यूपी में कहीं से भी लड़ने से अनिच्छुक थे। मुझे ऐसा लगता है हाँ ऐसा था। क्यों था? इसके पीछे की स्टोरी ये है कि आप देखिए, आज की बात है, थोड़ी देर पहले की, कुछ देर पहले की, जब दर्शकों से मुखातिब हैं, मोदी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये चीज़ कब से क्लियर है? हमेशा से क्लियर है कि वो काशी से चुनाव लड़ेंगे। वो नामांकन कब दाखिल करेंगे ये बात भी क्लियर है। डेट भी आ गई, टाइम भी आ चुका है। इस चीज़ को राहुल गांधी की तरफ से या गांधी परिवार की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से क्लियर करने में कितना टाइम लगा कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे तो लड़ने के बाद में नामांकन कब दाखिल करेंगे? लास्ट मोमेंट पे इस देश की जनता को पता चलता है कि वो चुनाव रायबरेली से लड़ेंगे और इस टाइम जाकर के वो नामांकन दाखिल करेंगे। मैसेज अच्छा नहीं गया। मैसेज इस पूरे घटनाक्रम का मैसेज अच्छा नहीं गया। लेकिन क्या कांग्रेस को इसमें कोई बेनिफिट नजर आ रहा है? ये तो हुआ सवाल नंबर 1 दिनेश। और दूसरा, अशोक गहलोत की आज के ऐसे झंझावत के बीच वहां पर मौजूदगी, क्या किसी तरह का कोई संदेश है मरुधरा की पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, अशोक गहलोत की गांधी परिवार से हमेशा से नज़दीकियाँ रही हैं और ऐसे समय में जब गांधी परिवार के लिए ये चैलेंज था कि वो चुनाव लड़े या नहीं लड़े, बहुत असमंजस की स्थितियाँ थी। देर रात जब ये निर्णय होता है, कल लगभग ये निर्णय हो गया था कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत अहमदाबाद में थे और आज उनको भोपाल जाना था। लेकिन जैसे ही मैसेज उनको मिलता है, और एक दूसरा एंगल ये कि यूपी के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं, राजस्थान के प्रभारी रहे हैं।
ये मैसेज कल ही अशोक गहलोत को मिल गया था और उनको वहाँ पर पहुँचना था। जब भी गांधी परिवार का ऐसा मूवमेंट होता है तो अशोक गहलोत कभी चूकना नहीं चाहते, और चूंकि आज तो उनका उससे प्रदेश के संगठन स्तर पर कोई हम कोई इनडायरेक्ट इशारा लेने की कोशिश तो ना करें कि करें? देखिए, राजस्थान के लिहाज से तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान के लीडर हैं वो, और राजस्थान जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वहाँ पर पहुँचना और गांधी परिवार की से नज़दीकियाँ बहुत सारे इशारे करता है। भविष्य की राजनीति को लेकर भी क्या किस रूप में उनकी आगे की भूमिका रहेगी, या कैसे उनके रिश्ते गांधी परिवार से, जो जिस तरह की बातें अभी पॉलिटिक्स में चलती हैं कि बिगड़ गए हैं या कोई कड़वाहट है, तो वो बहुत सारी बातों को विराम इन आज की तस्वीरों से लगता है। और जब वो एयरपोर्ट पर उन्होंने उनको रिसीव किया, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, और उसके बाद एक ही गाड़ी में सवार होकर वो वहाँ पर पहुँचते हैं सोनिया गांधी के साथ नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए, बहुत सारी मैसेज। राजस्थान पीसीसी के लिए क्या ये कोई इशारा है अशोक गहलोत की वहां पर ये मौजूदगी और इस तरह से तमाम हाईलाइट पिक्चरों के बीच में एक उनका भी चेहरा होना? अशोक गहलोत को लेकर के एक तस्वीर हमेशा बनती है कि अब आला कमान से उनकी नज़दीकियाँ नहीं रही, अब आला कमान उनको देखना नहीं चाहता। और कई बार तो ऐसे भी शब्द सामने आते हैं, कई पत्रकार बहुत ज़्यादा मुखर होकर लिख देते हैं कि अब तो वो फूटी आंख नहीं सुहा रहे। लेकिन आप देखिए 5 से 10 दिन 15 दिन बाद में वो एक कुछ ना कुछ एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो उन सारी चीज़ों को धो कर रख देती है। अशोक गहलोत आज प्रियंका गांधी के साथ में उस रथ पर सवार थे और बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में वहाँ खड़े थे जहाँ परिवार के सदस्य खड़े थे, है ना। तो ये जगह उनको दी, किसने दी? अगर वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल है कांग्रेस के अंदर तो ये डिसाइड होता है कि साहब कौन कहाँ खड़ा होगा। अशोक गहलोत का रायबरेली से क्या लेना देना है? कोई लेना देना है? उस परिवार से उनकी नज़दीकी का ये स्पष्ट संकेत है। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर, बहुत महत्वपूर्ण स्थान उस परिवार के डाइनिंग टेबल पर है, जो आज स्पष्ट हुआ है। तमाम आंधियाँ आए, तमाम तूफान आए, लेकिन गांधी परिवार के उस गार्डन में अशोक गहलोत का पेड़ वो लगा रहेगा और वो हिलने वाला नहीं है। ये चीज़ तय होती है ऐसी तस्वीरों को देख के। नीम का पेड़ या कौन सी वो एक कहानी थी ना, बरगद का पेड़ शायद, जिसमें वो पेड़ बस सदियों से है और वो है। पतझड़ भी आते हैं, बहारें भी आती है और वो पेड़ बदस्तूर वहाँ पर टिका रहता है। प्रधानमंत्री मोदी की जिस नॉमिनेशन फाइल करने की डेट की बात राहुल अवस्थी यहाँ पर कर रहे थे, देखिए राहुल गांधी की बात करें तो राहुल अवस्थी भी क्लियर करते रहना पड़ता है। तो हाँ, तो 14 मई को वो नॉमिनेशन करने वाले हैं और नॉमिनेशन के ठीक पहले वो एक रोड शो भी वाराणसी में निकालेंगे। ये बात हमें आज से पता है, थोड़ा पहले से पता है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर ये स्थितियां क्लियर नहीं थी कि वो नॉमिनेशन करेंगे, किस तरह से करेंगे, आएंगे करके चले जाएंगे, रोड शो निकालेंगे, कोई जनसभा होगी नहीं होगी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब अशोक गहलोत से ये पूछा गया कि स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाग गए, तो अशोक गहलोत ने कहा स्मृति ईरानी कौन होती हैं, जबकि इसका जवाब तो 2019 में ही मिल चुका था। क्या ये सोचा समझा रिएक्शन है? देखिए, एक पॉलिटिकल लीडर इससे ज़्यादा और बयान नहीं दे सकता। और जब उनका रुक जाते हैं ना, देखिए कुछ थोड़ा कभी कभी मेरे अंदर एक बात आई है। अशोक गहलोत अभी भाग जाने के जो किस्से हैं या सवाल हैं, उससे इतना जूझ के आए हैं कि उनको पता है कि उत्तर क्या देना है ना। जोधपुर जालोर के एपिसोड में उनको पता है कि भाग जाने के बाद में रिएक्ट कैसे करना है, इसलिए वो यहाँ आके वो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जिनसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो वो कांग्रेस को सबसे अच्छा डिफेंड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस काम आता है। हाँ पिंटू, वो जो बात अभी इन्होंने कहा कि अब जब अपने लीडर के लिए, अपने नेता के लिए किस तरह का कोई सवाल पूछा जाए तो जाहिर सी बात है उसको अपनी वफादारी भी साबित करनी होती है, और वो एक मैच्योर लीडर है कि किस तरीके से आगे बढ़कर उनको बयान देना चाहिए था, उसी अंदाज में उन्होंने बयान दिया। और एक पॉलिटिकल में ये सब चीज़ें होती है। लेकिन आप जो जिक्र कर रहे थे कि आज वो वहाँ पर नज़र आए, देखिए सियासत में क्या होता है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, और जैसे ही राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हारे तो कई तरीके के आकलन निकल कर सामने आने लगे कि अब राजस्थान का भविष्य सचिन पायलट के हाथ में है, और अब पतझड़ सी लग जाती है नेताओं के बदलने की, और वो अपने खेमेबाजी बदलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अशोक गहलोत ये बार बार जिक्र रहा है शुरू से कि गांधी परिवार के सबसे वफादार नेताओं में से एक हैं। लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रम राजस्थान की सियासत में हुए, उसके बाद में लोगों के जहन में ये बात नहीं उतरती है कि वो पहले जैसे संबंध रहे। लेकिन अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को ये दिखाने की कोशिश की है कि अशोक गहलोत को सियासत का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता, वो हमेशा राजस्थान की राजनीति में सबसे भारी रहे। राहुल के करीबी थे, सोनिया के करीबी थे, प्रियंका के करीबी एक चेहरे वहाँ पर नहीं थे, वो कहीं और प्रभार में बिजी हैं। लेकिन इसी के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए वक्त भी कैसी अजीब सी चीज़ है।
कांग्रेस के लिए मैं ये कह रहा हूँ, कितने ही नए जुड़े साथी एक एक कर छोड़कर चले गए, लेकिन बहुत पुराने साथियों को लंबा इंतजार करना पड़ा एक एक टिकट के लिए। जैसे केएल शर्मा, अगर मरुथरा में कहूँ तो आर तिवाड़ी एक ऐसे चेहरे थे जो बहुत लंबे समय से बिजी रहे, लेकिन ऐसे वक्त पर आकर और ऐसी जगह से उन्हें टिकट दिया जाता है कि वो बेचारे फंस जाते हैं। आर तिवाड़ी के साथ भी यही हुआ। केएल शर्मा उसका उदाहरण बनते हैं या नहीं, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने एक चैलेंज उछाला है प्रधानमंत्री मोदी की ओर। दिनेश, उनको ये कहा है कि विंध्याचल के नीचे की तरफ जाकर तो एक बार तुम चुनाव लड़कर दिखाओ। ये तो दोनों जगह से लड़ रहे हैं, ये चैलेंज क्या कोई मायने रखता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, सियासी वार पलटवार है। जैसे बीजेपी वार कर रही है, वैसे ही कांग्रेस ने ये पलटवार किया है। लेकिन जैसा आपने कहा, आर तिवारी का उदाहरण दिया या केएल शर्मा का उदाहरण दिया, ये एक मैसेज गांधी परिवार की ओर से दिया गया है कि गांधी परिवार की जो परंपरागत सीटें हैं, उनसे एक कार्यकर्ता को वहाँ से चुनाव मैदान में उतार कर, और चूंकि लेकिन ये जब जागो तभी सवेरा वाली स्थिति नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जब आप अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हो और तब आपको याद आ रहा है कि हमारे पास इतने पुराने सिपाही भी हैं। देखिए, जैसे आपने खुद ही कह दिया, जब जागो तब जागो, जब जागो तभी सवेरा है। यही कहावत ठीक बैठती है कि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से अपने जो कार्यकर्ता और कैप्टन सतीश शर्मा के पीए रहे हुए आदमी जो लगातार वहाँ से इनका चुनाव मैनेजमेंट गांधी परिवार का देख रहे थे, उनको एक तरह से एक लॉयल्टी भी उनकी है, लॉयल्टी के आधार पर उनको वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। और एक तरह से चुनाव गांधी, ऐसा नहीं है कि सर वो केएल शर्मा की प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये गांधी परिवार की साख का चुनाव है। अमेठी में भी गांधी परिवार खुद चुनाव लड़ेगा और अगर हार जीत भी जो भी परिणाम होंगे वो गांधी परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए चुनाव परिणाम होंगे। ठीक है, और कांग्रेस के पास प्लान भी तैयार है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा जयराम रमेश का आज का ट्वीट, जहां शुरुआत में मैंने आपको रोका था। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, अगर पिंटू मेरे को थोड़ी सी जगह यहाँ पर देंगे तो मैं अपने दर्शकों को भी दिखा दूंगा। जयराम रमेश, 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं, आप सब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि उन्होंने लिखा है कि प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेले नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद कर रही हैं। अकेले, राहुल गांधी नहीं और अन्य खड़गे वगैरह नहीं। इसलिए जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी, यह है एक इशारा। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। राहुल गांधी और थिंक टैंक्स को उन्होंने एक तरह से विश्वनाथन आनंद, गैरी कॉस्पुराव बताने की कोशिश की है। और उसके बाद ये 2 सेंटेंस ये बताते हैं कि दरअसल भविष्य की प्लानिंग क्या है। राहुल गांधी अगर वायनाड में ही रहेंगे तो प्रियंका, या जो भी सीट अगर दोनों जगह से जीतते हैं तो जो भी सीट छोड़ेंगे वहां से प्रियंका उतरेंगी। लेकिन फिर सवाल यही है कि फिर इससे तो बेहतर था अभी कर देते, क्यों दोबारा चुनाव का खर्चा इलेक्शन कमीशन या ये देश उठाए? उन्होंने एक शतरंज की चाल का जिक्र किया स्वप्निल, अब वो आपने बता दिया विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्परोव, और वो उससे अगर कोई बेहतर है तो वो अगर हैं तो बात अलग है। लेकिन जो समझ में आ रहा है वो ऐसा है कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि विंध्याचल के नीचे से मोदी जाकर के चुनाव लड़ करके बताएं, मैं एक चीज़ को साफ कह सकता हूँ, मोदी आप देश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ा दें, वो चुनाव बना देंगे। सुर्खियों से आगे में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि वो 2 जगह से क्यों खड़े हो रहे हैं और आज का एनालिसिस पलट जाएगा या आज वाला ही एनालिसिस तब भी चिपकेगा? मुझे लगता हो सकता है वो कहें कि मैं कन्याकुमारी इकलौती से, अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो तो हो सकता है 5 साल बाद में हम ये डिस्कस कर रहे हो। राजनीति कभी किसी करवट चली जाए, कोई भरोसा नहीं है, और इस बार हमने फर्स्ट सेकंड फेज में वो सब चीज़ें होती हुई देखी। या तो बना दिया जाएगा इन 5 सालों में एक बड़ा लीडर वहाँ पर, एक और बड़ा लीडर, और या फिर किसी बड़े लीडर को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और मैंने शुरुआत में एक चीज़ कही थी कि प्लान टिकते नहीं हैं। दरअसल आज प्लान मेरा वही था कि कल जिस खबर पर किया था उस खबर से मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उस खबर पर बढ़ नहीं पाया। तो चलते चलते ज़रूर मैं एक बार आपको ये बता दूं कि हनुमान बेनीवाल ने इलेक्शन कमीशन पर जो कल हमने बातचीत की उसे लेकर एक ट्वीट किया है कि 19 अप्रैल के मतदान का फाइनल आंकड़ा 30 अप्रैल को आना, लगभग 11 दिन, और वही 2 बातें कि अंतिम और अंतरिम आंकड़ों में इतना ज़्यादा अंतर कैसे है, और साथ ही कि फिर आपने टोटल वोटिंग और कितने वोट पड़े, टोटल वोटर्स और कितने वोट पड़े का आंकड़ा क्यों शेयर नहीं किया। पिंटू, बहुत छोटा सा कमेंट, कल भी हमें ये लगता था कि चुनावों की सैंक्टिटी, लोकतंत्र की सैंक्टिटी और खुद इलेक्शन कमीशन की सैंक्टिटी के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक प्रेस नोट तो आए, अगर पीसी नहीं कर रहे हैं तो। देखिए, इसमें हम बीजेपी कांग्रेस से इधर जाकर बात करें तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। इतनी बड़ी संस्था, और आप इस आईटी के ज़माने में आप एक तरफ वोटिंग के दिन 2 घंटे में आप रिपोर्ट जारी करते हो कि कितना फीसदी मतदान हुआ, आप शाम को फाइनल आंकड़ा जारी करते हो,
और कहीं दिक्कत भी होती है कि देर रात तक वोटिंग चलती है, तो हो सकता है उसमें देरी हो जाती है, दूसरे दिन जारी किया जाता है। आप इतने दिनों के बाद में अगर आप फिर ये जारी करते हो और वोटिंग परसेंट कम रहता है और एक सियासी चर्चा होती है, सत्ताधारी पार्टी को इस बात की चिंता होती है, सियासी विश्लेषक अलग अलग तरीके से आकलन करते हैं कि मतदान प्रतिशत घटने का मतलब सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल था और पहले से ही ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और आप ऐसे में एक और कहीं ना कहीं मौका दे रहे हो, तो ये लोगों में जो विश्वास है वो वास्तव में कम होता है। तो इस पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में ये वो संस्थाएं हैं जिन पर क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, देश की सरकार चुनी जाती है और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो विपक्ष को बहुत ज़्यादा चिंता है। विपक्ष को इस बात की चिंता है कि विपक्ष को दरअसल सजा कर एक बहाना मिल गया, अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो वो इस बात को भी वो तब कोट करेंगे। बहरहाल आज की सबसे मज़ेदार और चटपटी सी एक खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल के आई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट से निकली किसी खबर के लिए मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। दरअसल ऐसे ऐसे याचिकाकर्ता पहुंचते हैं कि क्या ही बोले, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भैया इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। मसला सिर्फ ये था कि मिलते जुलते नाम वाले डमी उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। कोई माता पिता बच्चों का नाम लालू यादव या राहुल गांधी रख दे तो उन्हें कौन रोक सकता है। ये और अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको हालिया मरुधरा के रण में राजकुमार रोत याद होंगे, वो कितनी बार ये कहते रहे कि मेरे ही नाम के 3-4 उतार दिए हैं। ये वाजिब समस्या हो सकती है लेकिन सुनवाई के लायक नहीं है। बिल्कुल सुनवाई के लायक नहीं है। बिल्कुल अजीब और गरीब सी बात है कि आप ये कहें कि साहब इस ना, ये एक व्यक्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि उस देश में किसी भी सीट से ईवीएम पे सिर्फ नाम नहीं लिखा होता भाई, सिंबल भी लिखा होगा। पर इसके बाद में एक चीज़ आती है कि अगर कोई ऐसे लड़ा रहा है तो और अगर कोई बहुत सारे एक ही नाम के लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बारे में कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे का मकसद क्या है। ये बात तो साफ होती है। चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति नाम पढ़ सकता है वो सिंबल नहीं पहचानेगा क्या? देखिए, बहुत सोच समझ कर ये चीज़ें तय की जाती है कि जब चुनाव होता है देश में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पद का चुनाव होता है, पंचायत निकाय तमाम, तो सिंबल होते हैं, सिंबल दिया जाता है कि एक तरफ नाम पढ़ लिया जाए और जो नाम नहीं पढ़ सकता वो सिंबल देखा जाए, सिंबल समझाया जाता है। क्योंकि भारत में शिक्षा किस लेवल की थी उस जमाने जब वोटिंग शुरू हुई 1952 में आम चुनाव हुआ, तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो सिंबल रखा गया। सिंबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अमूमन हम छात्र संघ चुनाव में देखते हैं कि उसमें कोई सिंबल नहीं होता है और एक नाम के कई प्रत्याशी उतार दिए जाते हैं, जातीय प्रत्याशी उतार दिए जाते हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। लेकिन ये चुनाव सिंबल पर होता है, सिंबल की लड़ाई है, सिंबल के लिए लोग लड़ते हैं कि हमको पार्टी का सिंबल मिले, और सिंबल नहीं मिलता है तो किस तरीके की अदावत होती है, बगावत होती है। तो सिंबल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये याचिका किसने किस तरीके से लगाई, हो सकता है सुर्खियों में बने रहने के लिए या मीडिया में छाने के लिए कई बार इस तरीके की हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट इनकार किया वैसे ही याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। अगर वो अड़ा रहता तो ऐसा जुर्माना लगता कि मैं आगे तो मैं सिर्फ यही कहूं कि फिर अपनी इच्छा से वो अपने बच्चों का नाम रख तो लेता और बाकी सब भी रख सकते हैं, ये सभी को अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।